हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल AIE ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अध्ययन किया था, उसके परिचय के विषय में जाना था, प्रागैतिहासिक काल के विषय में, आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में और ऐतिहासिक काल के विषय में जाना था। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। अन्य 2 स्रोतों, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। यदि हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी लेना है तो उस समय के जो भी पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है वो सबसे प्रामाणिक है और उसी से इतिहासकार उस समय की जानकारी को समझते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अवशेष इत्यादि आते हैं। अभिलेख के विषय में समझा जाए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण की गई हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगचकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। मास्की, गुर्जर्रा, निट्टूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। यानी इन जगहों पे जो भी अभिलेख मिले हैं वहाँ पे अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। लगमान एवं सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में मिलते हैं। यानी अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में मिले हुए हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में हैं, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। यानी गुप्त काल के पहले के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में हैं तथा उसके बाद गुप्त या गुप्तोत्तर काल के जो भी अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हुए हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेश नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख
जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हुड़राज तोरमाड़ के लेखों का विवरण है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। पर्सिपोलिस और बेहतून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब आते हैं सिक्कों पे। सिक्कों से भी हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के का मतलब जो पुराने सिक्के होते हैं उन्हीं को आहत सिक्के कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां होड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। आहत सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार से थे। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आहत सिक्कों पे इस प्रकार से चित्र बने होते थे। ठप्पा बनाकर वो धातुओं पे से ठप्पा के द्वारा बनाया जाता था। सर्वाधिक सिक्के मरणोत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक कहा जाता है, शासकों ने चलाए। मूर्तियां। प्राचीन काल की जो भी मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों से भी हमें इतिहास के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्राविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिर वेसर शैली में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से
प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेष। अवशेषों में प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।